नमस्कार, अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमने लिया है सीडीपी के टॉपिक, जिसमें हम करेंगे 2013 के पीवाईक्यूज को सॉल्व। इससे पहले हमने वीडियो में जो है 2011 के सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे 2013 के। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, क्या कथन किसका है? पियाजे का है या फिर वुड्सवर्थ का है या फिर वैलेंटाइन का है या फिर रॉस का है? आपको बताना है इसमें से ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुड्सवर्थ। आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए और लास्ट में स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों की प्रगति का आकलन, या फिर दूसरा हो जाएगा कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या फिर तीसरा हो जाएगा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर चौथा वाला हमारा हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आपको बताना है कि शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला, यानी कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ये किसका होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 3। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूर्वग्रह यानी कि स्टीरियोटाइप, किशोर हो या फिर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? समस्या के प्रति, या संप्रत्य के प्रति, जीवन शैली के प्रति, या वास्तविकता के प्रति। आपको बताना है कि जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपने किस पूर्वग्रही के प्रति कठोर होते हैं। तो किसके प्रति होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा संप्रत्य के प्रति। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पर कहा गया संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है हमारा हिलगार्ड के द्वारा की गई है, या फिर दूसरा हो जाएगा स्टार्ट के द्वारा की गई है, या तीसरा हो जाएगा हार्लॉक के द्वारा की गई है, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा पियाजे के द्वारा की गई है। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं जो किसने दिए हैं। इसका सही आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले समझ लीजिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से चरण होते हैं। 4 चरण हैं। पहला है हमारा संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। इसमें क्या है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। इसमें ऑब्जेक्टिव परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। तो उम्मीद है पहला आप समझ चुके होंगे, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ध्यान रखना कब से कब तक होती है, तो वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। अगला है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से उपयोग करके बच्चा चीज़ों को सीखता है, जानता है। और इसमें जो है सोच उसकी क्या होती है, ईगो सेंट्रिक होती है, अहम केंद्रित होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अहम केंद्रित किस स्टेज में होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये यहाँ पर है 7 से 11 वर्ष के बच्चों के, 7 से 11 वर्ष के बच्चे। इसमें क्या होता है, ठोस वस्तुओं पर यानी कि लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच की शुरुआत और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की समझ, ये क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है, 11 वर्ष से पूर्व जो बच्चे होते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त सोच और काल्पनिक समस्याओं पर तर्क करने की क्षमता। तो ये हमारा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से अधिक के लिए होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, मतलब कौन से गुण इसमें से जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। अगला है आत्मविश्वास, सहनशीलता। दूसरा ऑप्शन है हमारा। तीसरा हो जाएगा बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित, या फिर चौथा हो जाएगा वास्तविक की स्वीकृति व स्वमूल्यांकन की योग्यता। आपको बताना है इसमें से जो कौन से अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। एज ये वाला जो है बिल्कुल गलत, मतलब यही वाला जो है अच्छा नहीं है, और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे गुण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं, ये नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आनुवांशिकता से, दूसरा ऑप्शन है हमारा वातावरण से, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रशिक्षण से या फिर शिक्षण से, चौथा हो जाएगा हमारा राष्ट्रीयता से। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती हैं, तो किससे प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 7। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक ने, दूसरा है पार्लोव ने या फिर स्किनर ने, या चौथा हो जाएगा हमारा गुथरी ने। आपसे पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुथरी ने नहीं दिया है महत्व किसको, पुरस्कार को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन है जिसके अधिगम से बच्चे को सहायता नहीं मिलती है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुकरण करना, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा हो जाएगा स्कूल का अवस्था, या फिर चौथा हो जाएगा पुरस्कार। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है। अनुकरण से तो मिलती हैं, और प्रेरणा से भी मिलती हैं, स्कूल से अवस्था से नहीं मिलती हैं, पुरस्कार से भी मिलती है। बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि ये काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन स्कूल के अवस्था से नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया स्वकेंद्रित अवस्था होती है। अभी हमने बताया था आपको स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब, जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है, या फिर 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है, या फिर 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर किशोरावस्था में। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अहम केंद्रित के बारे में पढ़ा था, ईगोसेंट्रिक, वही यहाँ पर है स्वकेंद्रित अवस्था। तो क्या कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था, ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार फिर से कि सेल्फ सेंटर्ड यानी कि स्वकेंद्रित क्या होता है। तो देखिए स्वकेंद्रित अवस्था बालक के 3 से 6 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें क्या होता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, इसे पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी समझ चुके थे। एक बार दोबारा देख लीजिए। बच्चा केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, क्या करता है बच्चा ना, अहम केंद्रित का मतलब ये होता है कि बच्चा जो कहता है वो सोचता है कि मेरे ही बातें सही हैं, हम जो कह रहे हैं यही सही है। अगला है उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके पर्सपेक्टिव से चल रही है, ठीक है, वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसके पर्सपेक्टिव से चल रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड यानी कि स्वकेंद्रित। और ये कितने वर्ष तक होता है, 3 से 6 तक, और इसको क्या कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये स्टेजेस दी किसने हैं, तो पियाजे ने। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 10। माँ बाप के साइंस से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित हैं। मतलब जब बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने दोस्तों के बीच जाता है, थोड़ा सा मतलब छोड़ करके क्या मतलब थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों में ज़्यादा घुलता मिलता है, वो बात की जा रही है यहाँ पर कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथियों बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे। किशोरावस्था की स्टेज में होता है, या फिर पूर्व किशोरा अवस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था से। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि किशोरावस्था में। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है किस अवस्था में, जब वो किशोर अवस्था में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 11। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा अभ्यास करना, दूसरा ऑप्शन है हमारा परिणाम की अपेक्षा से, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रशंसा से, या चौथा ऑप्शन है हमारा तत्परता से। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियमित संबंधित है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तत्परता से। किससे, तत्परता से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 12। अगर अब तक अपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के प्रयत्न रहना संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था से, दूसरा है प्रौढ़ावस्था से, तीसरा हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर चौथा हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से। यहाँ पर पूछा गया है मानसिक परिपक्वता यानी कि मेंटल मैच्योरिटी की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यातरण रहना संबंधित है, यानी कि बार बार प्रयास करते रहना है। तो किस में करना है, ये किस में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक जो हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनुकरण,
दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा या फिर प्रतियोगिता, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी। तो यहाँ पर ये जो है सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकरण भी होता है प्रशंसा करना या निंदा करना, प्रतियोगिता, ये सारे जो है क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 14। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बालक की व्यक्तित्व का आदर या फिर पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन नंबर बी, या तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है प्रशंसा एवं भत्सरना, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ये सभी, बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा एवं भत्सरना। ध्यान रखना इसको, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? मतलब कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, छात्रों में जो है मतलब फेयर कंपटीशन की इंतजाम करना, इस्टेब्लिश करना, उसमें उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें क्या कराना, आत्मगौरव की अनुभूति कराना, या फिर तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या चौथा हमारा सही हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुकरण करना। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। यहाँ पर पूछा गया था अनुपयोग आप नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, जो कि है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, या फिर शून्य, या चौथा हो जाएगा ये सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो वो होता है हमारा धनात्मक। ध्यान रखना। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 17। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या फिर शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, या फिर छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या चौथा हो जाएगा हमारा अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जो है लर्निंग को और अट्रैक्टिव बनाइए, जिससे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक, या दूसरा हो जाएगा संरक्षित, या फिर संज्ञानात्मक, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा संवेगात्मक। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। शैशव अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? ये हमारा पहला हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 19। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? किनकी बात की जा रही है? समेकित शिक्षा। तो पहला ऑप्शन है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, या तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रियात्मकता के साथ में शिक्षण, या चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है वहाँ क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों में समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? पहला ऑप्शन है हमारा औसत बुद्धि वाले बच्चे, यानी कि जो दिमाग से बहुत तेज नहीं होते उनको बोलते हैं लोग औसत बुद्धि वाले बच्चे। अगला है हमारा ग्रामीण बच्चे, या फिर अध्ययनशील बच्चे, या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, यानी कि जिनका ब्रेन बहुत तेज होता है, हाई IQ वाले बच्चे। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। किसमें? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पर कहा गया है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था,
उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए उसके लिए, मतलब तो पहला ऑप्शन है हमारा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। मतलब बच्चा पहले अच्छे से सीख रहा था लेकिन अब क्या है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। दूसरा है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। या चौथा हो जाएगा हमारा उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक और स्थिति मानना चाहिए, स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 22। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। दूसरा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। या तीसरा हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। या चौथा हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। बाकी सभी आंसर जो है हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 23। देखिए यहाँ पर कहा गया विकास का वही संबंध परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी से है जो उद्दीपन का डैश से है। किससे है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, रिएक्ट करना। तीसरा हो जाएगा प्रयास और चौथा है हमारा परिणाम। आपको बताना है विकास का वही संबंध, जो विकास का संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का किससे है। तो उद्दीपन का संबंध है किससे, प्रतिक्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रश्न नंबर 24। पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आना ही आना है। टेट का क्वेश्चन हो और पियाजे से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेट का पेपर हो और पियाजे से क्वेश्चन ना है तो हो ही नहीं सकता, समझिए। पहला हमारा पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा विकास। दूसरा है यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास। तीसरा हो जाएगा हमारा नैतिक विकास। या चौथा हमारा हो जाएगा सामाजिक विकास। आपको बताना है किसके लिए जाने जाते हैं पियाजे। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक होना चाहिए, ज्ञानात्मक लिखा है। संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 25। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है या फिर सत्य है या फिर कदाचित सत्य नहीं है या फिर असत्य है। मतलब कुछ परसेंट ये बात सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है हमारा कि पूरी तरीके से सही है। या तीसरा हो जाएगा कदाचित सत्य नहीं है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है। या फिर चौथा हो जाएगा हमारा असत्य ही है, बिल्कुल गलत है। आपको बताना है यहाँ पर कि ये बात कैसे है। जब दो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, प्रभावित करते हैं, तो फिर वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये वाला बात कैसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है, यानी कि बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 26। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का। दूसरा है अनुशासन और नियमित उपस्थिति का। तीसरा है गृह कार्य की जांच में लगन। या चौथा हो जाएगा विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं टीचिंग प्रोसेस के बारे में। जो शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ 5 तरीकों का ध्यान रखना चाहिए। पहला हमारा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है उसके हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। यानी कि शिक्षण हमेशा बालक की नीड और इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है लर्निंग बाय डू, यानी कि बच्चों को खुद काम करके सीखने यानी कि प्रैक्टिकल लर्निंग के मौके देना चाहिए। अगला हमारा है यूज़ ऑफ टीचिंग एड, यानी कि आप टीचिंग एड्स का यूज़ करिए, जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, विजुअल का प्रयोग, ताकि विषय आसान लगे। क्या लगे, विषय आसान लगे, मतलब बच्चों को चार्ट वार्ट करके बताइए ताकि आराम से वो समझ सकें चीज़ों को। अगला हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चों को कोशिश पर उसे अप्रिसिएट या प्रोत्साहित करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे कि हाँ तुम कर लोगे, ऐसा करना चाहिए। ये सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और प्रीवियस नॉलेज, मतलब नई जानकारी बच्चों के ओल्ड नॉलेज के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले आप कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, फिर दिल्ली शहर के बारे में बताएंगे। इस तरीके से मतलब बच्चा जो चीज़ जानता है उससे रिलेट करके उसको नई बातें बतानी चाहिए। तो ये हमारे थे टीचिंग प्रोसेस जो क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो कि अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा है अगली कक्षा में कक्षा नृत्य
पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। तीसरा है हमारा, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश जो हैं वो कुमार दावत देते हैं। या फिर चौथा हो जाएगा, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 28। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। किसका? पहला ऑप्शन है हमारा खेल का, दूसरा हो जाएगा बाल साहित्य का, या फिर तीसरा हो जाएगा दिनचर्या का, या चौथा हो जाएगा संचार माध्यम का। आपको बताना है इसमें से बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है। तो यहाँ पर हो जाएगा खेल का विशेष महत्व होता है। किसका? खेल का विशेष महत्व होता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर, यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, समझिए पहले इनको। टीम वर्क की बात की जाए, बच्चा दूसरों के साथ में कोऑपरेट करना सीखता है। मतलब जब बच्चे को आप टीम वर्क देते हैं तो वो सब मिल करके आपस में काम करते हैं, तो एक कोऑपरेशन बिल्ड हो जाता है उनके बीच में। अगला है रूल्स, यानी कि खेल के संबंध से वह डिसिप्लिन और अन्य नियमों का पालन सीखता है। फिर अगला हो जाएगा हमारा सोशल स्किल, बच्चों में शेयरिंग और नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुण को विकसित करता है। अगला हमारा है इमोशनल कंट्रोल, यानी कि हार जीत के माध्यम से बच्चा अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये सब जो है खेल करने के बाद बच्चा सीख पाता है। टीम वर्क क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, सोशल स्किल्स क्या होती हैं, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी बातें बच्चा खेल में कई बार सीखता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। पहला है हमारा व्यक्तित्व के, दूसरा है हमारा बुद्धि के, तीसरा है संज्ञानात्मकता के, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा अभिवृत्ति के। आपको बताना है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परीक्षण के लिए किया जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर, यहाँ पर भाटिया बैटरी के बारे में कुछ बातें हैं, जान लीजिए। भाटिया बैटरी का प्रयोग इंटेलिजेंस को मापने के लिए किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, मतलब बच्चा कितना काबिल है ये जानने के लिए उसकी बुद्धि कैसी है, उसका बुद्धि का परीक्षण करते हैं इसमें। अगला है नेचर क्या होता है इसका? यह एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, मतलब इसमें शब्दों का नहीं क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका टारगेट क्या होता है? मुख्य रूप से चिल्ड्रन और इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी होता है, मतलब जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए इसका आमतौर पर यूज़ किया जाता है। सब टेस्ट, इसमें कुल 5 छोटे टेस्ट शामिल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 30, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में करके जरूर बताएं। कोहेलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको देना है कमेंट सेक्शन में। पहला ऑप्शन है हमारा विकास, भाषा विकास से संबंधित है कोहेलबर्ग का सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, और चौथा है हमारा सामाजिक विकास। अगर आपको नहीं पता इसका आंसर तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कोहेलबर्ग के सिद्धांत की, आप जाकर के उसे देखिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर करिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसमें कोहेलबर्ग का सिद्धांत क्या है। थैंक यू।